सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज से। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा गांव में जिनका जन्म हुआ था। बचपन से ही एक प्रतिभाशाली बालक के रूप में आसपास के इलाकों में चर्चित होने लगे थे, लेकिन इतने बड़े उनकी आंखों में सपने थे। संसाधनों के अभाव के बावजूद भी वो सपने रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। मैं चर्चा कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री सुलखान सिंह जी की, जिनकी शालीनता, जिनकी सरलता, जिनकी ईमानदारी पुलिस विभाग पर चलकर बोला करती थी। लेकिन जब वो निर्णय लेते थे तो निर्णय लेते समय बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े नेता बौने नजर आते थे। कभी भी अपनी निष्ठा, अपनी पुलिस वर्दी से किसी भी तरह का न समझौता करने वाले सुलखान सिंह जी आज रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी बुंदेलखंड लोकतंत्र पार्टी का गठन किया, क्योंकि वो बुंदेलखंड की जिस तरीके की व्यवस्था है, जिस तरीके के अभाव है, जिस तरीके की आम नागरिकों की दिक्कतें हैं, उनके अलग राज्य के गठन के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं सुलखान सिंह जी। उनसे मैं जानना चाहूंगा पूरी पृथ्वी छात्र जीवन से लेके राजनीतिक पृथ्वी तक आते आते बिंदुवार बात करूंगा। इस समय हम सुलखान सिंह जी के घर पर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। मैं उनसे जानना चाहूँगा आखिर पार्टी गठन करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो एक कठोर पुलिस अधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश में चर्चित रहे हैं, अपने निर्णयों के बारे में चर्चित रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में चर्चित रहे हैं। आखिर रिटायरमेंट के बाद उनको राजनीतिक दल गठन करने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? सुलखान सिंह जी, दृष्टांत न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न है कि जिस तरीके से एक पराकाष्ठा की ईमानदारी, सरलता और विनम्रता के लिए आप उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जाने जाते थे, रिटायरमेंट के बाद आपको राजनीतिक दल गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं और ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है, बल्कि समझिए लगभग आधा आधा दोनों स्टेट्स में बटा हुआ है। तो दोनों स्टेट्स की उपेक्षा का शिकार है। तो वहाँ की ये बुरी हालत को देख करके मेरे दिमाग में बातें हमेशा आती रहीं, लेकिन सेवा में रहने के दौरान ना तो कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि इसको कैसे काम किया जाए जिससे कि यहाँ की कुछ स्थितियों में सुधार हो। तो मैंने इसमें पुराने करीब 50-60 साल के जो आंदोलन चल रहे थे बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए, उनका अध्ययन किया, वहाँ लोगों से बातचीत की। तो मुझे ऐसा लगा कि गैर राजनीतिक आंदोलनों से इसमें कोई सही मकसद निकलेगा नहीं। तो इसलिए फिर मैंने राजनीतिक पार्टी बनाई ताकि हम इलेक्शन कंटेस्ट करें, और ये हमारा मुद्दा इसमें अलग बुंदेलखंड राज्य गठन ही मुख्य मुद्दा होगा। तो इस मुद्दे पर हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और हम राजनीतिक पार्टियों को इस मामले में प्रभावित करेंगे कि वो अलग राज्य बनाएं, अन्यथा उनको बुंदेलखंड राज्य से या अन्य जगहों से भी राजनीतिक रूप से बहुत नुकसान होगा। आपका जन्म बांदा के एक छोटे से गांव में हुआ है, तो क्या बचपन से ही बुंदेलखंड की सरकारों के द्वारा जो अपेक्षा होती रही है, बचपन से ही आप अपेक्षा देखते रहे हैं? अब देखिए, बचपन में तो ये सब चीज़ें महसूस नहीं होती हैं, लेकिन संसाधनों का अभाव तो क्षेत्र में रहता ही होगा। संसाधनों का तो खैर बुंदेलखंड में बहुत ही ज़्यादा अभाव था, लेकिन हम लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग वहाँ से बाहर कहीं जाते ही नहीं थे। अदरवाइज़ हालात तो वहाँ ये थे कि जब हम बांदा पढ़ने गए हैं तो अपने गांव से 13 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, तब बस मिलती थी, और वो रोड भी बांदा तक गिट्टी की रोड थी। तो इस तरह से हम लोगों को आना जाना था। गांव से जिला मुख्यालय तक सड़क तक का अभाव था।
और पैदल ही चलना पड़ता था, कोई और रास्ता नहीं था। 13 ऐसा शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा। तो ये कठिनाई थी उस समय। और हमारे गांव में खैर प्राइमरी स्कूल था और हमारे टाइम में जूनियर हाई स्कूल भी खुल गया था, तो मैंने 8वीं तक वहीं शिक्षा ग्रहण की। लेकिन कहीं भी आना जाना हो, हमारा गांव जमुना नदी किनारे है, उसमें कहीं कोई पुल नहीं था, तो आपको कहीं भी जाना हो तो नाव से जाना होता था। बरसात में ज़्यादातर आवागमन बंद हो जाता था। तो ये परिस्थितियाँ थीं, लेकिन ये अभाव ज़्यादा महसूस नहीं होता था, इसलिए कि हम लोग बाहर कहीं जाते ही नहीं थे। तो जहाँ जाते थे, हमारा ननिहाल भी बांदा में है और हमारी रिश्तेदारियाँ मध्य प्रदेश में छतरपुर में थी, तो वो भी ऐसे ही अविकसित इलाका था, हमारा भी अविकसित इलाका था। तो हम लोग विकसित क्षेत्र ही नहीं देख पाते थे, तो पता नहीं चलता था क्या है। आप इंजीनियरिंग के छात्र थे, पुलिस सेवा में आने के लिए आप प्रेरित कैसे हुए? हम लोगों ने जब रुड़की से BE किया 1978 में, तो फिर हमारे साथ के काफ़ी लोग, हम लोग IIT दिल्ली में एडमिशन लिया हम लोगों ने। तो वहाँ कंपटीशन का माहौल देखा और फिर ये चर्चा शुरू हुई तो कि सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई किया जाए। तो फिर IIT दिल्ली में रह कर के हमने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और फिर हमारा सिलेक्शन हुआ इसमें। इंजीनियरिंग आपने किस ट्रेड से किया था? मैंने सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया था और IIT दिल्ली से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। क्या उत्तर प्रदेश को एक बहुत ईमानदार इंजीनियर मिलने से बचा? जो आदमी है वो इंजीनियर रहेगा तो भी वैसे ही रहेगा, पुलिस में आ गया तो भी वैसे ही रहा। तो बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि अगर मैं इंजीनियर होता तो कहो ठीक से नौकरी ही नहीं कर पाता, जैसे माहौल बना है इस समय। तो पुलिस में रहा तो कम से कम पब्लिक लाइट में रहने से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं पैदा कर पाता। अदरवाइज ईमानदार इंजीनियरों को तो बड़ा उत्पीड़न हो रहा है आजकल जो है। जब आप IPS बने तो क्या सपने लेकर आप पुलिस सेवा में आए थे? हम लोग देखिए उस ज़माने में ये इस तरह का कोई प्लान या कोई सपना ये सब नहीं होता था। पब्लिक सर्विस की अब बात हम लोगों की शुरू हुई तो हमने कहा भाई एग्ज़ाम दिया जाए। जब IPS में आ गए तो जब ट्रेनिंग किया हमने, तो जिस तरह हमको सिखाया गया उस तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हमको ट्रेनिंग में हमारे अधिकारियों ने बताया कि भाई आपको पब्लिक ग्रीवेंसेस को देखना, जनता की शिकायतों को समझना और निराकरण करना, ये आपका सबसे बड़ा दायित्व है। आप जैसे ईमानदार IPS अफसर उत्तर प्रदेश में उंगलियों पे गिने जाते हैं, तब तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना, क्योंकि पिछले 30 साल का जो राजनीतिक दौर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें माफिया, भू माफिया, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक माफिया, सारे लोग चढ़ के रहे हैं, एक से एक बढ़ के रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में नौकरी करना बड़ा मुश्किल रहा होगा आपका। मुश्किल मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इससे दिक्कतें कम आती हैं ईमानदारी से काम करने पर, और सभी लोग जो हैं आपकी इज्जत करते हैं। ये बात अलग है कि जब किसी पार्टी को, ख़ास तौर पर रूलिंग पार्टी को आप सुविधाजनक नहीं लगते हैं तो वो आपका तबादला करा देते हैं, लेकिन वो परेशानी कोई पैदा नहीं करता है। तो ईमानदार रहने का एक ये फ़ायदा रहता है। कोई नुकसान मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ा इसमें जो है। कुछ ऐसे अनुभव बताइए जो आपके सामने पुलिस अधिकारी रहते हुए या जिला कप्तान रहते हुए आपको धर्म संकट का सामना करना पड़े कि मैं पुलिस के कर्तव्य दायित्व निभाऊं, क्या ऊपर से आ रहे निर्देशों का पालन करूं। ये अजीब सा लग सकता है सुनने का, लेकिन मुझे कहीं ऊपर से कोई ऐसा निर्देश ऐसा नहीं मिलता था कि जो मुझे लगे कि ये थोड़ा गैर कानूनी है। मुझे एक बार याद पड़ रहा है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद दंगे हुए थे, तो ये बात मुझसे ज़रूर पूछी गई थी। सरकार से पूछताछ हो रही थी कि भाई इसमें आपके ज़्यादातर गिरफ्तारियाँ, इसमें मुस्लिम क्यों गिरफ्तार हुए हैं, ज़्यादातर हिंदू क्यों नहीं गिरफ्तार हुए बराबर। तो मैंने यही जवाब दिया था कि साहब ये जो दंगे में पाए जाएंगे वही गिरफ्तार किए जाएंगे, और कोई गिनती बराबर करना हमारा काम नहीं है। हम गिनती बराबर करके गिरफ्तारी नहीं करते हैं। तो बाकी कभी कोई दिक्कत पैदा नहीं। आपकी कट्टर ईमानदार छवि पुलिस अधिकारी की जो रही है, क्या कभी कोई राजनेता ने इस छवि से टकराने की कोशिश की? देखिए, राजनेता बहुत चालाक होते हैं इस मामले में, टकराते नहीं हैं वो। अगर आप सुविधाजनक होते हैं तो वो आपका तबादला करवा देते हैं। मुझे याद है जब मैं IG जोन था यहाँ लखनऊ में, तो
उस समय माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। एक बहुत ही कद्दावर मंत्री जी थे जो एक अपराधी की कुर्की रुकवाने का प्रयास कर रहे थे। मुझसे उन्होंने फ़ोन पर कई बार कहा तो मैंने साफ मना कर दिया कि ये कार्रवाई इसके खिलाफ़ ज़रूर होगी। और कुर्की चूँकि शुरू हो गई है, अभी रोकी नहीं जा सकती है, तो वो कार्रवाई हमने किया। लेकिन वो उन्होंने लग करके मुख्यमंत्री जी से अपना शिकायत करके हमारा तबादला करा दिया। लेकिन इससे ज़्यादा कभी कोई टकराने की बात कभी सामने नहीं आई है, तबादला ही कराते थे लोग। अब आपने एक राजनीतिक दल बनाया है, अब आप एक राजनेता के रूप में सड़कों पर हैं, क्षेत्र में हैं। आपके क्षेत्र चूंकि अविकसित रहा है, बहुत लोगों की उम्मीद और अपेक्षा आपसे बहुत अधिक होंगी। उन उम्मीदों पे आप कैसे खरा उतरेंगे? हम तो देखिए अभी तो फ़िलहाल हमें ही उम्मीदें हैं लोगों से। हम ही लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि कैसे एक अलग राज्य क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक और हर तरह की प्रगति के लिए आवश्यक है। ये हमारा क्षेत्र शिक्षा में, आमदनी में, एम्प्लॉयमेंट में, कृषि में, हर तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये। तो इसलिए अलग राज्य बनाने का हम अभियान शुरू किए हुए हैं। और मेरा सार्वजनिक जीवन है उत्तर प्रदेश का 37 साल का, वो लोगों के सामने है। और उसी के आधार पर मैं लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ, बात करता हूँ लोगों से कि अगर ये अलग राज्य बनता है और उसमें फिर हमें कुछ अगर काम करने का मौका मिलेगा तो हम ऐसे ही काम करेंगे जैसे अभी तक करते रहे हैं। और हमारी पार्टी का भी उद्देश्य यही है कि हम ईमानदारी से काम करने का, और ईमानदार लोगों को ही अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। हम जोड़ तोड़ करने वालों को, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने वालों को हम इस बात से सहमत नहीं हैं। ऐसे लोगों को हम अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। आपके क्षेत्र की जनता वो तो अभी हाल ही में आपको एक राजनेता के रूप में देख रही है, लेकिन 37 साल तक उसने पुलिस अधिकारी के रूप में आपको देखा है। आपके कार्य करने की शैली देखी, कार्य प्रणाली देखी है, तो आपसे उसी प्रकार की अपेक्षा आपके क्षेत्र की जनता को होंगी। उन आने वाली आकांक्षाओं का निराकरण आप कैसे करेंगे? देखिए फ़िलहाल तो लोगों को अपेक्षा यही है कि क्षेत्र में जो पुलिस का उत्पीड़न होता है, अधिकारियों का, रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न जो जनता किया जाता है, उसके खिलाफ कुछ संरक्षण मिले उन लोगों को। तो जब जो भी कोई मेरे सामने मामला आता है जनता के उत्पीड़न का, तो मैं उसको सही जगह पे उसको उठाता हूँ और इसको और भी मजबूती से हम लोग उठाएंगे। इसके अलावा अभी ज़्यादा उम्मीदें लगाने का तो कोई आधार नहीं है, क्योंकि हमारी भी तो कोई न तो कोई पार्टी इन पावर से हमारा कोई समझौता है और न ही हमारा कोई ऐसा राजनीति में अभी वहाँ सरकार में कोई दखल है। तो जनता की शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुँचाना, मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचाना, उनका निराकरण कराना और अपनी बात से लोगों को संतुष्ट करना कि अलग राज्य बनना आवश्यक है और आप हमारी पार्टी को समर्थन करिए, तभी ये अलग राज्य बनेगा। ये हमारा मुख्य एजेंडा इस समय है। बुंदेलखंड के राज्य के गठन के लिए राजा बुंदेला हैं जो बड़े लंबे समय से अभियान चला रहे हैं, उनको अब तक सफलता नहीं मिली है। इसके पीछे भी कोई कारण है? मैंने जैसे शुरू में बताया था कि वहाँ करीब 60 साल से आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सभी आंदोलन जो है वो अराजनीतिक रहे हैं। और चूँकि क्षेत्र छोटा है, आप समझिए लगभग 2 करोड़, पौने 2 करोड़ आबादी है वहाँ की, शिक्षा का बहुत कम प्रसार है, गरीबी इतनी ज़्यादा है, कोई लंबा आंदोलन भी नहीं चला सकते हमारे यहाँ के लोग। तो इसलिए यहाँ राजनीतिक दलों पर, सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गैर राजनीतिक आंदोलनों का। तो मैंने ये सब सोच करके राजनीतिक पार्टी बनाई है कि अगर ये जो पार्टी है, अगर ये समर्थन नहीं करेंगे अलग बुंदेलखंड राज्य का, तो हमारे क्षेत्र में जो 8 सीटें हैं वो तो ज़रूर हारेंगे ये लोग, और बाकी सीटों पर भी हम इनको क्षति पहुंचाएंगे और इनकी सीटें जाएंगी, क्योंकि हम अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अलग पूर्वांचल के गठन का जो मामला है उनसे भी हम लोग सहयोग लेंगे और हम इस बात का ये दबाव डालेंगे, और ये दबाव राजनीतिक दबाव होगा कि ये अलग राज्य बनाएं, अन्यथा इनको पार्लियामेंट में और असेंबली में सीटों का नुकसान होगा। 2 करोड़ आबादी वाला क्षेत्र बुंदेलखंड, ऐसे क्या कारण है जो पूर्व की सरकारों की उपेक्षा का कारण बना रहा है? देखिए सबसे बड़ा तो
क्या बुंदेलखंड से सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलता था, समस्याएं ज़्यादा थी, या सरकार को क्या कही जाती बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपने को इन्वॉल्व करके या आर्थिक रूप से इन्वॉल्व करना पड़ता जो उनके लिए उचित नहीं लगता था? ये कहीं कारण तो नहीं है? सबसे पहला तो गड़बड़ी यही हो गई कि 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो बुंदेलखंड को 2 राज्यों में बांट दिया गया। यहाँ से पूरा स्टेट कमज़ोर हो गया। अब मध्य प्रदेश के लिए भी ये एक कोने का राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश के लिए भी एक कोने का राज्य हो गया। आबादी कम है, आबादी शहरों की तरफ भाग रही है, लिहाजा वहाँ का राजनीतिक महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि 2008 के परिसीमन से पहले बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 21 सीटें थीं विधानसभा में। 2008 के बाद जब परिसीमन हुआ है, अब वहाँ घटकर 19 सीटें रह गई हैं। 2 सीटें कम। पहली बार ऐसा कहीं हो रहा है कि जहाँ परिसीमन के बाद सीटें कम होती जा रही हैं। तो कारण यही है कि सारी आबादी शहरों की तरफ भाग रही है। तो कानपुर में सीटें बढ़ेंगी, लखनऊ में सीटें बढ़ेंगी, आगरा में सीटें बढ़ेंगी, बुंदेलखंड में घट जाएंगी, भोपाल में सीटें बढ़ेंगी, इंदौर में सीटें बढ़ेंगी, बुंदेलखंड में कम हो जाएंगी। ये ऐसा होता है। बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से बुंदेलखंड के 2 करोड़ नागरिकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो फिलहाल यही कहूँगा कि सभी लोग इस पर जागरूक हों। बुंदेलखंड का एक संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। बुंदेलखंड को महाराज छत्रसाल ने पूरी तरह से संगठित किया औरंगजेब के ज़माने में, और मुग़ल सल्तनत से संघर्ष करके इसकी स्वायत्तता को बचा के रखा। तो ये संघर्षशील क्षेत्र रहा है। अब लोकतंत्र में इसकी उपेक्षा हो रही है, इसलिए सभी लोग इसमें एकजुट हो जाएं और इस मुद्दे पर हमारी पार्टी को समर्थन दें। हम 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे सभी सीटों पर, 27 में, और 2028 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी सभी सीटों पर लड़ेंगे। तो हम ये जनता का समर्थन इस मुद्दे पर चाहते हैं, ताकि अगर हमको अच्छा समर्थन मिलता है तो ये राज्य 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले राज्य जरूर बनेगा। तो आप थे बुंदेलखंड लोकतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुलखान सिंह जी, जो पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश रहे हैं, बेहद ईमानदार छवि के पुलिस अधिकारी रहे हैं, जिनकी ईमानदारी पे आज भी पुलिस विभाग और जनता कसम खाती है कि ऐसे ही चंद पुलिस अधिकारियों की दम पे पुलिस विभाग जिंदा रहा है। दृष्टांत न्यूज से मैं कैमरामैन छोटू के साथ अनूप गुप्ता।